हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैंने जो आपको पहले कराया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो था सीबीएसई वे, जो कि सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अगर बाई चांस आप शॉर्टकट भूल भी जाते हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। सो आज हम करेंगे शॉर्टकट मेथड में आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक हम मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स मैंने लेट किया है। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म से। पहले तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। ये लिख लिया हमने। अब जो स्टार्टिंग के ये दोनों लाइन है इनको हम फिर से आगे लिख देंगे। मीन्स 1 2 4 एंड 2 3 5। अब जो ऊपर वाली दो लाइन है इनको हम नीचे लिख देंगे फिर से 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3। ठीक है, दो लाइन कर दी हमने। जो स्टार्टिंग वाली दो लाइन, इन दोनों लाइन को आगे लिख दिया, फिर जो ऊपर वाली दो लाइन थी उनको नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे कि जो स्टार्टिंग वाली ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसको कट कर दो, एंड जो ये वाली लाइन है इसको भी कट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास बच गया एक 4x4 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि इन चारों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20। सो 18 माइनस 20 माइनस 2। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हम जो बनाएंगे अभी आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो ये आगे वाले हैं, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 4 जा 16 माइनस 6 2 जा 12। 16 माइनस 12 प्लस का 4, जो प्लस का 4 आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे सिंपली आगे अगर जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वैसे लिख देंगे तो हमारे कोफैक्टर आ जाएंगे, बट हमें एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है उसके लिए, तो हम उनको पहले साथ साथ में ट्रांसपोज कर रहे हैं। सिमिलरली आगे करेंगे 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। 10 माइनस 12 माइनस 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या मेथड है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नीचे। 5 3 जा 15 माइनस 6 2 जा 12। 15 माइनस 12 3। 15 माइनस 12 3 होगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम। 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। माइनस 6 एंड नेक्स्ट 4 2 जा 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 3। ये हमारी सेकंड भी बन गया। अब एक लास्ट वाले में कर लेंगे हम। 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। 8 माइनस 9 माइनस 1। 3 2 जा 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 2 एंड लास्ट 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। 3 माइनस 4 माइनस 1। ये आपका आ गया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो जो मैंने आपको नॉर्मल फॉर्मूला कल बताया था आप उसके अकॉर्डिंग भी करके चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल सही तरीका है। ये तरीका हम बेसिकली यूज़ लेते हैं अपने एनडीए के एग्जाम में या फिर कोई भी डिफेंस का अगर आप एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। सीबीएसई वाला बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। इससे हमारा इजीली बस इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनको जिस हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस अकॉर्डिंग नहीं इनको लिखना, इनको अपोजिट लिखना है। अगर आप मीन्स इसको किया था तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, इसको किया तो ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये एक छोटी सी गलती है जो कि एक्चुअली जल्दी जल्दी में हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट। तो मैंने आपको सोचा था पहले कि डिटरमिनेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, डिटरमिनेंट जब हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के बाद में, बट मैं आपको आज बता देता हूँ। तो इसके लिए हम एग्जांपल सेम ले लेते हैं ऊपर वाला, क्योंकि उसके हमारे ये एडजॉइंट निकाला हुआ था तो हमारे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं मैट्रिक्स ए लेता हूँ 1 2 3 2 3 4 एंड 4 5 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोई भी या तो ये लाइन चूज़ कर लो आप या फिर ये लाइन चूज़ कर लो, एक चूज़ करनी पड़ती है। तो मैं ये वाली इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है ये, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1
ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इसके इन दोनों लाइन को भूल जाएंगे और जो बाकी 4 बच जाएंगे हमारे उनके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर लेंगे। सो 6 3 ज़ा 18, 4 एंड 5 4 ज़ा 20। सो 18 माइनस 20, 18 माइनस 20। ठीक है, मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। अब जो सेकंड पोजीशन का हम 2 लिखेंगे, बट यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा। ये चीज़ सबसे याद करने वाली चीज़ होती है, इस चीज़ को हम गलती कर देते हैं, बट इसको याद कर लेना कि यहाँ पे साइन हम नेगेटिव आएगा। मीन्स अगर यहाँ पे -2 होता तो पॉजिटिव आता, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो इस बार हम 2 को इस लाइन को और इसको भूल जाएंगे और जो हमारे बाकी 4 बच के उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो 6 2 ज़ा 12, -4 4 ज़ा 16। ठीक है, सो आगे हम 3 को ले लेंगे। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, मीन्स यहाँ पे जो इस एलिमेंट की जो होगी वैल्यू, जो साइन इसके आगे होगा वही साइन आगे हम लेंगे। सो हम इन दोनों लाइन को भूल जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, -4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे 18 माइनस 20 -2, माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए कोई चेंज नहीं आया इसमें, एंड 12 माइनस 16। सो -2 इंटू 12 माइनस 16 -4 प्लस 3 इंटू -2, 10 माइनस 12 -2। ठीक है, सो ये हमारा बन जाएगा -2, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस होकर पॉजिटिव आ जाएंगे। सो ये 4 2 ज़ा 8 और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सॉरी। सो 3 2 ज़ा 6। सो ये हमारा क्या बन गया 6 और ये -6 एंड -2 -8, -8 प्लस 8 तो ये आ गया 0। बट इसके लिए मैं आपको एक वैल्यू बताता हूँ। ये तो हमने मैट्रिक्स ऐसे ही लेट किया था अपने अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। बट उसी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, मीन्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है, उसका कभी भी इन्वर्स सेटिस्फाइड नहीं होता। इन्वर्स कभी हम उसका फाइंड नहीं कर सकते। इन्वर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए। ठीक है, तो मैं आपको इसी को कंटिन्यू करके आपको आगे समझा देता हूँ इन्वर्स कैसे निकालते हैं। बट आप ये चीज़ चेक कर लेना, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि आपके पास मैट्रिक्स ए ये गिवन है तो इसका इन्वर्स निकल सकता है नहीं निकल सकता, तो आप सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर 0 आ रहा है तो उसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो इन्वर्स निकल सकता है। तो हमने जो ये एग्जाम्पल लिया था, इसका जो हमारा एडजॉइंट आया था -2 3 -1 4 -6 2 एंड -2 3 -1। सो ये हमारा एडजॉइंट था। अब हम लेट कर लेते हैं कि अभी जो हमने ये निकाला है इसका डिटरमिनेंट, ये 0 ना आके ये 2 आया था। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको आगे इसको सोल्व करा सकूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए था। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि ये जो एडजॉइंट है इसको हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि एडजॉइंट इसका डिटरमिनेंट 2 आया है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं आगे। मीन्स कि डिवाइड बाय 1/2 कर देते हैं हम इसको। -2 3 -1 4 -6 2 एंड -2 3 -1। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आएगी, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, 4 को 2 से करेंगे 2 एंड -2 को 2 से करेंगे -1, 3 को 2 से करेंगे 3/2। ये फ्रैक्शन में नहीं आता है बेसिकली, बट हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया तो एग्जांपल में ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3, -6 था, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2। नेक्स्ट ये जो -1 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये है हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये ए इन्वर्स आ गया हमारा। ओके, सो आपको इन्वर्स कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। सो मूविंग अहेड, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। प्रॉपर्टीज़ से पहले मैं आपको 2 कंडीशन बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिससे अक्सर रिलेटेड हमारी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स इज पॉसिबल। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया देन इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये कंडीशन सबसे मेन, इस पे ऊपर यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेती है। सेकंड कंडीशन है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है, मान लो कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी है। सो ये बी जो है ये यूनिक ही रहेगा। हर मैट्रिक्स का अपना यूनिक इन्वर्स होता है। किसी भी 2 मैट्रिक्स के इन्वर्स कभी भी नहीं कंबाइन होते, सिमिलर नहीं होते। हर मैट्रिक्स का अपना खुद का एक इन्वर्स होता है।
ओके, सो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका इन्वर्स निकालते हैं पहले और उसका फिर से इन्वर्स निकाल देते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्वर्स मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स का इन्वर्स उसका यूनिक होता है। तो अगर हम उसी को वापस इन्वर्स कर देंगे तो हमारी जो पहले वाली वैल्यू थी सेम वैल्यू आ जाती है। सेकंड की अगर कोई मैट्रिक्स है ए, हम इसका ट्रांसपोज कर दें और फिर इन्वर्स करें तो वो सेम थिंग होती है। आप चाहे ट्रांसपोज करके इन्वर्स कर दो या फिर इन्वर्स करके ट्रांसपोज कर दो, यहाँ पे दोनों में वही ऊपर वाली सिमिलर कंडीशन लगती है कि इनके यूनिक इन्वर्स होते हैं। इनका अगर रीजन बाई चांस पूछे तो सिंपल सी है कि दैट एवरी मैट्रिक्स हैज इट ओन इन्वर्स। सेकंड, ये जो थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज बहुत पूछता है, तो वही है अगर ए बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट करके हम इन्वर्स कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स प्रोडक्ट विथ ए इन्वर्स। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये याद करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसके हम पावर कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट के से, मीन्स कि उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 कुछ भी कर देते हैं और फिर हम उसका इन्वर्स निकालते हैं तो इसको ये सेम वैल्यू इक्वल होती है अगर हम पहले मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल लें और फिर उसकी पावर कर दें वही सेम। ठीक है, यहाँ पे जो के है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है जिससे उसकी पावर की जाएगी। सेकेंड थिंग, एडजॉइंट हमने आप पीछे पढ़ा था कि इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी होता है, बट इन्वर्स के साथ भी उसका एक रिलेशन है कि अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं ए इन्वर्स का, हमारे पास कोई मैट्रिक्स था हमने उसका इन्वर्स निकाल लिया, अब उसका हम जो क्योंकि इन्वर्स एक नया मैट्रिक्स बन गया है हमारे पास तो हम उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ये निकाल लिया। अगर इसके बाद हम इसके एडजॉइंट ऑफ ए करके अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, मीन्स कि पहले एडजॉइंट फाइंड कर लो फिर इन्वर्स निकाल लो तो भी सेम थिंग है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सिमिलर होती है। नेक्स्ट, अगर हम कोई ए इन्वर्स हमने एक मैट्रिक्स निकाला, ठीक है, एक मैट्रिक्स था उसका ए इन्वर्स निकाला, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो इक्वल होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। मीन्स कि चाहे आप इन्वर्स करके डिटरमिनेंट निकाल लो या फिर पहले डिटरमिनेंट निकाल के उसको 1/में में करके इन्वर्स कर लो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। सेकेंड होता है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, नंबर 7 सेज दैट कि अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है A1 A2 A3 सो ऑन AN तक, तो जो ए इन्वर्स आएगा डायगोनल मैट्रिक्स की हर जगह आपको अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी मिलेगी। सो जो इसका ए इन्वर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा कि डायगोनल ऑफ A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स A3 इन्वर्स सो AN इन्वर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमने जो लेट किया है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक, देन जो हमारा ए इन्वर्स आएगा वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, ए अगर हमारा सिमेट्रिक है तो वो ए इन्वर्स भी सिमेट्रिक ही रहेगा। अगर ए जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इन्वर्स भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, इसके नेचर में कभी भी चेंज नहीं आता है। बट इन सब चीज़ के लिए कंडीशन वही है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए जो स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग ए इन्वर्स भी स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। नेक्स्ट, अगर ए ट्रायंगुलर है तो जो ए इन्वर्स आएगा वो भी ट्रायंगुलर रहेगा। ठीक है, बस यही कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ए इन्वर्स की। आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी इन्वर्स की। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी लास्ट के 2-3 साल में तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सो इसकी क्या होती है, 3 कंडीशंस होती है हमारे पास रैंक 1, 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग। सो रैंक 3 कब होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ रैंक 3 कब होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 3/3 का मैट्रिक्स हमें गिवन होता है और उसके लिए उससे हमें पूछेगा कि भाई इसकी रैंक क्या है। सो 3/3 के लिए जो कंडीशन है रैंक 3 के लिए वो ये कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करके देख लो, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो उसकी रैंक होगी 3। अगर रैंक 2 के लिए हमें पता करना हो, सो रैंक 2 के लिए क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया बट हमें पता है कि 3/3 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम 2/2 के एलिमेंट्स और भी बना 2/2 के मैट्रिक्स और भी बना सकते हैं। तो अगर 2/2 के सभी मैट्रिक्स मीन्स ये सारी कंडीशंस थी 3/3 के मैट्रिक्स के लिए,
अगर इसी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाए और उसके बाद 2/2 के जितने भी मैट्रिक्स बनते हैं ऑल मैट्रिक्स, उनका डिटरमिनेंट 0 हो, ठीक है, उनका डिटरमिनेंट अगर 0 है तो हमारी क्या होगी, रैंक 2, और फिर आएगी रैंक 1 की बारी। सो रैंक 1 हमारी होगी जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 है, और जो 2/2 के मैट्रिक्स हैं सारे ऑल मैट्रिक्सेस, इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब हमारी रैंक 1 होगी। बेसिकली इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन आया करते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, कुछ सालों से मे भी आगे आ जाए, सो इसलिए हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। ओके, सो आपको रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट 2 ईयर के एग्जामों में आ चुके हैं कंटिन्यूसली। सो हम ये अच्छे से देखते हैं टॉपिक। इसकी कंडीशन होती है AX इज इक्वल्स टू B। ये कंडीशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं भी अगर इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये कंडीशन ज़रूर मिलेगी। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो बनता है वो ये कि अगर हमें पता करो मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है और विथ यूनिक सॉल्यूशन। स्पेशल थिंग ये होती है, क्वेश्चन में आपसे कंसिस्टेंट है या नहीं है ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपको सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है या नहीं है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि मैट्रिक्स ऑफ ए मीन्स कि ए मैट्रिक्स का हम जब डिटरमिनेंट निकालें दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये कंडीशन एक और हमने पीछे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें पढ़ी थी, किसकी है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं वो जो कंसिस्टेंट मैट्रिक होते हैं विथ ए यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन ये आपको याद रखनी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब उसमें हम चेक करते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, मान लो हमारा अगर हमारा मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट है विथ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। सो आपको सिंपल सा पता लग रहा है कि अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका सिंपल सा क्या मीनिंग है कि जो उसका डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं एक टाइप से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि अगर कंसिस्टेंट है, हमने पढ़ा था एक ऊपर की कंसिस्टेंट है बट यूनिक सॉल्यूशन है, बट कंसिस्टेंट है बट विथ ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मीन्स कितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनकी कोई वो नहीं है, लास्ट वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डिपेंड करता है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। सो इसकी कंडीशन क्या होती है कि एडजॉइंट जो ये हमारा मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, पहली कंडीशन। बट सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट विथ बी, ये एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए। बट अब आप बोलोगे सर इसमें तो समझ नहीं आया कि इनकंसिस्टेंट हो गया कंसिस्टेंट हो गया, तो वो आपको सिंपली या तो क्वेश्चन में देगा कि मैट्रिक्स जो है वो आपका इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट होने के बाद इक्वल्स टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन पे हम टिक करेंगे। अगर वो आपको बोलता है कि मैट्रिक्स जो आपका वो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है और फिर भी डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो या तो वो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो इनकंसिस्टेंट वाला है उसके लिए अभी एक कंडीशन हो जाती है कि एडजॉइंट ऑफ ए प्रोडक्ट विथ बी, ये नल मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। 0 मीन्स ये नल मैट्रिक्स नहीं होता, इक्वल के ऊपर कट मार दिया मीन्स नॉट इक्वल्स टू। ओके, एक और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम होती है एक, इस पर क्वेश्चन नहीं आया है बहुत सालों से, बट एक हमारे पास एक टॉपिक है तो हम इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इससे अगर टॉपिक आता है तो आपको, अगर नॉर्मली मैं जैसे तैयारी करता था मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ ना करके क्वेश्चन से एलिमिनेट करके आंसर निकालें तो ज़्यादा जल्दी होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनता, ठीक है। इसमें सिंपल सी होता है दैट हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन होता है तो उसको इक्वेशन बनानी होती है, इसमें एक टाइप के मैं आपको बताऊं तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट निकाल के जो इक्वेशन आपको ऑप्शन में गिवन है उनमें आप जो वैल्यू आपके डिटरमिनेंट की आई है वो फिल कर दो, जिसमें सेटिस्फाई कर गई वो आपका आंसर है। बट ये जो थ्योरम है ये कहती है ए माइनस लैम्डा टाइम आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए हमारा जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है शुड बी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं, बट ये ज़्यादा लेंथी लगता है मुझे जहाँ तक लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सा ईजी लगता है कौन सा हार्ड। ओके, सो हमारा जो चैप्टर का जो सारा था वो खत्म हो चुका है, बट अब मैं लास्ट का आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ जिनसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं या फिर जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये कंडीशन है,
इस कंडीशन को आप अच्छे से देख लो। जो A11 है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। C11 उसी पोजीशन का जो कोफैक्टर बनेगा उसको डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली A12 पोजीशन को C12 उसी पोजीशन के कोफैक्टर को A13 एंड C13 ये भी सिमिलरली दोनों को एक डिफाइन कर रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट मीन्स ऑफ ए रो और ए कॉलम। ठीक है, मीन्स कि कोई किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट उनके कोफैक्टर के साथ और फिर उन सब का सम जो होगा वो उसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, मैं आपको जो फिर से जो लाइन हमारे क्वेश्चन में गिवन आती है वो बताता हूँ। द सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पोंडेंस कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वही बात है, सेम एलिमेंट विद हिज कोफैक्टर प्लस जो ये एक रो के हो गए या फिर एक कॉलम के हो गए, उन दोनों का जो सम आएगा वो डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है एनडीए के एग्जाम में लास्ट के 2-3 सालों में। ठीक है, सो जो नेक्स्ट है हमारा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके लिए होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर गिवन है और वो हमसे पूछ लेगा कि भाई इसमें कितने ज़ीरो, तो हम उस ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाने तो नहीं बैठेंगे, उसमें काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n² - n। ठीक है, इसमें n जो होता है n इज़ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर हमें गिवन है उस ऑर्डर की वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे होंगे नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड, अब हमारे पास है मिनिमम, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि मिनिमम जीरो कितने होंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n × n-1/2। इसमें भी सेम है, n जो होगा वो ऑर्डर होगा जो कि मैट्रिक्स हमें गिवन होगा उसका। ठीक है, आपको मैं पीछे ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ट्रेस जो होता है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमारा उसका जो ट्रेस आएगा वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, इसीलिए उनका सम जीरो आता है। और इसमें एक कंडीशन है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ओड होना चाहिए, ओड ऑर्डर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर जो कि छोटा सा पार्ट है एक, एंड उसके बाद फर्दर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर मुझे किसी और चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर जो कि छोटा सा पार्ट है एक, एंड उसके बाद फर्दर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर मुझे किसी और चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।